हेलो बच्चों, इट्स मी अजय। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है। एग्ज़ाम में इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और इसमें एक दो टॉपिक ऐसे भी हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है, और फिजिक्स में भी वही कॉन्सेप्ट सेम है एज इट इज़, जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उन सबको भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये एक वो तरीका है जिससे हम बड़ी वैल्यूज़ या फिर बहुत ही स्मॉल वैल्यूज़ होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एग्जांपल समझो, हमने एक एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट में हमें ये वैल्यू मिली 0.0000006234। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या कहलाएगा? साइंटिफिक नोटेशन। सो इसके कुछ रूल्स हैं, वो क्या क्या है वो देखते हैं। इट मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 की पावर, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन को हमेशा 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट मस्ट हैव डेसिमल आफ्टर वन डिजिट, यानी कि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना कंपलसरी है इसमें। आफ्टर अ डेसिमल देयर मस्ट बी 3 डिजिट्स, और एक डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट्स तो होने ही चाहिए, तभी वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। ओके। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये एक वो तरीका है जिसके अंदर हम काफ़ी बड़ी वैल्यू या फिर काफ़ी छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं? 10 की पावर में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, और डेसिमल के बाद कम से कम 3 डिजिट्स होनी ही चाहिए। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे कि जब हम डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव में होगी, और अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस में जाएगी। ओके। एंड मल्टीप्लाई करते टाइम पावर हमेशा ऐड होती है, और डिवाइड करते टाइम पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ये तो एक बेसिक सा रूल है, हर जगह अप्लाई होता है, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। सो अब हम कुछ एग्जांपल्स को पढ़ते हैं, उससे समझेंगे, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इससे। एक एग्जांपल जैसे ये है 0.000001,236। अब इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर डेसिमल जो है स्टार्टिंग में ही है, यानी कि इस डेसिमल को हमें यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा 1 के बाद, यानी कि हमें इस तरह बनाना है 1.236। इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इसको। साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने का क्या रूल थे कि डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट्स होनी चाहिए, और एक डिजिट जो है डेसिमल से पहले भी होनी चाहिए। ओके। सो 1.236 हमने ये तो है कर दिया ऐसे ही। अब कितने स्टेप्स आगे गए, कितने स्टेप्स हमने डेसिमल को आगे शिफ्ट कराए, वो देखते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमने 6 स्टेप्स लिए हैं डेसिमल को शिफ्ट करने में। किस साइड? राइट साइड में। राइट साइड में क्या था? 10 की पावर नेगेटिव में होगा, तो यहाँ हमने 6 स्टेप्स लिए, तो 10 की पावर -6। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करा। तो ओवरऑल इसका क्या आंसर आया? 1.236 इंटू 10 की पावर -6। ये हो गई हमारी साइंटिफिक नोटेशन। ओके। एक और एग्जांपल जैसे ये है 6236,0000 एंड लास्ट में जा करके क्या है? पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल हमारा। अब इस डेसिमल को हमें साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको रूल क्या था कि डेसिमल से पहले एटलीस्ट एक डिजिट होनी चाहिए, और डेसिमल के बाद तीन तीन डिजिट्स होनी चाहिए।
और 10 की पावर में रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी है, ये भी होनी चाहिए। ओके, तो अब इस डेसिमल को हमें शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, लेफ्ट साइड पे। इस डेसिमल को यहाँ से उठा करके यहाँ लेके आना है, यहाँ 6 के बाद। तो कितने स्टेप्स ले रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने स्टेप्स लिए इसने, 13 स्टेप्स। यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये +13 होगा, इसको उल्टा हो। तो इस क्वेश्चन में कितने स्टेप्स लिए इसने, 13। लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा है हमने डेसिमल को, तो पावर जो है पॉजिटिव हो, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 6.236 इंटू 10⁻⁻13। ओके, एंड अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 62.67। एक चीज और याद रखना, जब भी पॉइंट लग जाए डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद कभी भी हम इसको इस तरह नहीं पढ़ते हैं, 62.67 इस तरीके से इसको नहीं पढ़ते कहीं। जब भी डेसिमल लग जाएगा उसके बाद डिजिट्स में ही पढ़ेंगे, यानी कि 62.67 इस तरीके से पढ़ा जाता है इसे, इंटू 10⁻⁻6। अब इसको रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब आप सब सोच रहे होंगे कि 10⁻⁻6, ये तो पहले से ही 10 की पावर में है, डेसिमल भी है, पर इसने एक रूल फॉलो नहीं करा, क्या कि डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो इस डेसिमल को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो कितने स्टेप्स लिए इसने, एक स्टेप्स, यानी कि लेफ्ट साइड में, सो 10 की पावर +1 हो जाएगी। तो पूरा का पूरा हमने ये रखा 6.267 इंटू 10⁻⁻6, ये तो इतना ही गया, इंटू लेफ्ट साइड में हमने एक शिफ्ट लिया है, तो 10⁻+1। अब मल्टीप्लाई हमने करा इसे, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड, सो -6 एंड +1 कितना होगा, -5, या सो ये क्या कितना हो गया, इसका साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6.267 इंटू 10⁻⁻7। अब एक और एग्जांपल, 123.6 इंटू 10⁻⁻7, इसको रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पर ये वाला डेसिमल हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे आगे, जो कितने स्टेप्स ले रहा है, 2 स्टेप्स। यहाँ पर जाने के लिए इसने 2 स्टेप्स लिए लेफ्ट साइड में, यानी कि 10⁻+2 होगी, सो 1.236 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+2। ये 10⁻+2 क्यों आया, क्योंकि ये डेसिमल को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा है, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पर 10 की पावर हमेशा ऐड होती है। नंबर ऑफ शिफ्ट कितने हुए, 2, सो 10⁻2। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो -7 + 2 -5, 1.236 इंटू 10⁻⁻5, ये होगी साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन। अब एक और एग्जांपल, 661.4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻7। अब इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 61.4 इंटू, अब ये नीचे 10⁻⁻7 है, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये 10⁻+7 हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसे। इसी तरीके से यहाँ पर हमने लिखा है 6.614 इंटू 10⁻+7 इंटू +2। इंटू +2 क्यों आया, क्योंकि इस वाले डेसिमल को हमने शिफ्ट करा है लेफ्ट साइड में, तो 10 की पावर प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, 1 2 2 स्टेप्स, सो 10 की पावर +2।
मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो 7 + 2 कितना हुआ 9, 6.614 इंटू 10⁻⁹ ये होगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अब एक और एग्जांपल जैसे ये वाला है 1.236 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, सो ये जो है ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में तो है, क्योंकि ये रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं। डेसिमल भी है एक डिजिट के बाद, एंड डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स भी हैं, और 10 की पावर में रिप्रेजेंटेशन भी है। सो ये तो सबके सब रूल्स फॉलो कर रहा है। पर अपॉन में 10⁻³ है इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये अपॉन में 10⁻+3 है, तो ऊपर जा करके 10⁻⁻³ हो जाएगा, इंटू नीचे 10⁻⁻⁴ है, तो यहाँ 10⁻+4 एंड 10⁻+4 ऑलरेडी न्यूमरेटर में है पहले से। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो 4 - 3 1 एंड +4 5। सो क्या बने साइंटिफिक नोटेशन में क्या है 1.236 इंटू 10⁵। अब इसी तरीके से नीचे कुछ एग्जांपल्स है। 7 तो मैंने करा दिया, बाकी 8 9 10 एंड 11 या आप खुद से ट्राई करना होमवर्क। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है राउंडिंग ऑफ इन साइंटिफिक नोटेशन। राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में अगर डेसिमल के बाद 3 से ज़्यादा डिजिट्स हो तो राउंड ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, राउंड ऑफ का यूज़ किस लिए करते हैं? जब साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल के बाद 3 से ज़्यादा डिजिट्स होती है तब हम यूज़ करते हैं राउंडिंग ऑफ का। अब एक रूल ये भी कहता है कि डेसिमल के बाद अगर 4th डिजिट 5 से ज़्यादा हो तब हम उस डिजिट में +1 कर देते हैं। अगर 5 से कम हो तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। ओके, अभी एक रूल और आएगा जिसमें जब डिजिट जो है 5 के इक्वल होगी तब देखेंगे कि क्या करेंगे, वो आगे देखेंगे। अभी हम पहले इतना करते हैं कि पावर जब डिजिट 5 से कम है या फिर 5 से ज़्यादा है तब क्या करना होता है। 5 से कम हो तो वैसे ही रखेंगे, 5 से ज़्यादा हो तो +1 कर देंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें। एग्जाम्पल जैसे ये है 629416.425 इंटू 10⁻⁻11 है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। ओके, अब इसको हमने कन्वर्ट करा इस तरीके से, ये वाला डेसिबल जो है यहाँ पर आ गया, आगे लेके आएंगे तो 6.29416.425 इंटू 10⁻+5 इंटू 10⁻⁻11। ये वाला 10⁻⁻11 सेम है। नंबर ऑफ स्टेप्स हमने यहाँ पर कितने लिए लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं डेसिमल को 1 2 3 4 5 स्टेप्स हो गए। सो लेफ्ट साइड में आते हैं 10 की पावर प्लस होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आया 10 की पावर +5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 - 11 -6, तो 6.29416.425 इंटू 10⁻⁻6। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। 6.2941 डेसिमल राउंडिंग ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि डेसिमल के बाद 4th डिजिट को हमें चेक करना है। 4th डिजिट 5 से कम है या ज़्यादा है। 1 2 3 4, अब ये आ गई 4th डिजिट 1 के इक्वल है।
बट ये तो 5 से जो है कम होता है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इस पर एज इट इज़ वैसे ही रखना है। राउंडिंग ऑफ करने के बाद हमारे पास आएगा 6.294 इंटू 10⁻⁻⁻6। इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। ओके, एक और एग्जांपल समझते हैं इससे। जैसे ये है, इस वाले क्वेश्चन में इस डेसिमल को आगे लेके जाएंगे हम 4 के आगे। 4 के आगे डेसिमल यानी कि राइट साइड में लेके जाएंगे। राइट साइड में 10 की पावर नेगेटिव में होती है। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 6 स्टेप्स यानी कि 10 की पावर -6। तो 4.29683 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -19, ये वाला एज इट इज ऐसे ही आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, -19 -6 कितना आया, -25। 4.29683, उसको एज इट इज वैसे रखा। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ में हम फोर्थ डिजिट को चेक करते हैं। फोर्थ डिजिट 1 2 3 4, फोर्थ डिजिट इसमें हमारी आ रही है कितनी, 8। अब 8 जो है वो तो 8 ये 5 से बड़ा होता है, तो इसमें इस कॉन्सेप्ट में अब हम क्या करेंगे, 4.296, ये जो 6 है थर्ड डिजिट, यानी कि 4 से पहले वाली जो डिजिट है 6, अब इसमें हम कर देंगे +1। तो 4.297 इंटू 10 की पावर -25, ये हमारा आ गया साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे π/11 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको कैसे करेंगे, π/11 यानी कि पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 एंड डिवाइड बाई 11। अब यहाँ से हम कैंसिलेशन करेंगे, 11 को 22 कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार। तो ये कितना हुआ, 2/7 इंटू 10⁻⁻6, 2/7 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अब 7 को डिवाइड करेंगे इससे, यानी कि 2/7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.285714। ओके, इसे डिवाइड 2/7, 2 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया इंटू 10⁻⁻6। अब इसमें ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट को एक हम राइट शिफ्ट कर देंगे आगे, एक से बढ़ा देंगे इस पॉइंट को, यहाँ से यहाँ लेके आना है। राइट में लेके गए, 10 की पावर जो है हम नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव में तो एक ही स्टेप गया है। सो 2.85714 इंटू 10 की पावर -6 एज इट इज सेम, इंटू 10 की पावर -1, एक स्टेप हमने आगे बढ़ाया इसलिए। इसे सॉल्व करने के बाद 10 की पावर सॉल्व करने के लिए कितना है, 10 की पावर -7। अब इसको जो है राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने के लिए फोर्थ डिजिट को चेक करना है। फोर्थ डिजिट 1 2 3 4, फोर्थ डिजिट इसमें हमारी 1 जो 5 से छोटी होती है, इसकी वैल्यू जो छोटी है 5 से। ओके, तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। थर्ड डिजिट जो है बिल्कुल एज इट इज वैसे ही रखना है। तो 2.857 इंटू 10 की पावर -7, ये हमारा आ गया साइंटिफिक नोटेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो। 0.000124 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर -7। ओके, अब इसको करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ये पॉइंट यहाँ से हमने हटाया, अपॉन में कितना गया, 1 2 3 4 5 6, सो 10 की पावर यहाँ पर 6। ओके, तो ओवरऑल क्या बना, 124/4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10⁻⁻7। ओके, अब 4 को कैंसिल कर लिया इससे,
4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 31। 31 अपॉन में 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -7। अब 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर -6 होगा, यहाँ पर 10 की पावर -6 हो गया, 10 की पावर -7 एंड प्लस 10 की पावर -6, इन दोनों को ऐड कर देंगे, -6 -7 कितना हुआ, -13। सो 31 इंटू 10 की पावर -13। अब जब हमारे पास इस तरीके से आया है 31 इंटू 10 की पावर -13। अब इस तरीके, इसमें तो कोई डेसिमल भी नहीं है, पर इसमें डेसिमल एक है 1 के बाद, यहाँ पर लास्ट नहीं, यहाँ पर जो डेसिमल है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जो है वो सारी वैल्यूज ज़ीरो है, तो डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज है उसको हम काउंट नहीं करते, इसीलिए इस यहाँ से डेसिमल भी हट जाता है और जीरो जितने हैं वो भी हम इसमें शो नहीं करते। इसकी जो वैल्यू है इस तरीके से होती है, 0.0000, ये इनफाइनाइट तक के जाते हैं जीरो। अब कितने भी जीरो हो सकते हैं इसमें हमें नहीं पता, तो इसीलिए हम इसको सिर्फ 31 ही एज्यूम करते हैं, ऐसे 31। और लेकिन हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो इसीलिए यहाँ पर हम पॉइंट को लेके आएंगे, डेसिमल को। सो इस डेसिमल को एक बार हम शिफ्ट करेंगे पीछे को, यानी कि लेफ्ट साइड, तो 3.1 इंटू 10 की पावर -13 है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या रूल्स थे, पॉइंट से पहले मतलब एक डिजिट होनी चाहिए और पॉइंट के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट्स होनी चाहिए। सो पॉइंट्स के बाद हम कितने भी जीरोस को लगा सकते हैं, तो 3.100 इंटू 10 की पावर -12, ये हमारा बन गया आंसर। यहाँ पर 2 जीरो लगाए क्योंकि हमें 3 डिजिट्स बनानी थी बस इसी तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को इन टाइप के, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब ये वाले कुछ क्वेश्चन से आपके लिए होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 5, 6 एंड 7, ये होमवर्क में रखना। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ जीरोस। जीरोस कितने टाइप्स के होते हैं, स्टार्टिंग जीरोस, ट्रैप्ड जीरोस एंड टर्मिनल जीरोस। स्टार्टिंग जीरोस कौन से होते हैं, जो स्टार्टिंग में आते हैं। ट्रैप्ड जीरोस जो बीच में होते हैं। ट्रैप्ड जीरोस के एग्जांपल जैसे कि 1 0 0 1, ये जो है ट्रैप्ड जीरोस हैं। स्टार्टिंग जीरोस 0 0 1, ये हो गए स्टार्टिंग जीरोस। एंड टर्मिनल जीरोस कौन से होते हैं, 1 0 0, ये हो गए हमारे टर्मिनल जीरोस। अब टर्मिनल जीरोस जो है वो विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल, यानी कि इस तरीके से डेसिमल वाले भी हो सकते हैं एंड विदाउट डेसिमल भी हो सकते हैं। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को अभी हम आगे फिर से पढ़ेंगे। अब पहले पढ़ते हैं, जब फोर्थ डिजिट राउंडिंग ऑफ में जब फोर्थ डिजिट जो है डेसिमल के बाद की वो 5 के इक्वल हो, तब क्या करना है, तब देखते हैं। तो ये रूल कहता है कि डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट अगर 5 के इक्वल हो, 5 के बराबर हो, तो थर्ड डिजिट को चेक करेंगे। यानी कि ये फोर्थ डिजिट हमारी 5 के इक्वल हो गई, तब हम चेक करेंगे थर्ड डिजिट को, उससे पहले वाली डिजिट को। अब थर्ड डिजिट अगर ऑड हुई, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर हुआ, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये वैल्यूज अगर हुई तो उसमें हम +1 कर देते हैं, यानी कि एक वैल्यू को बढ़ा देंगे उसमें। अगर थर्ड डिजिट जो है वो हमारी इवन है,
यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसी वैल्यूज़ हैं अगर, तो उन्हें सेम रखते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। एग्जाम्पल से समझते हैं चलो। जैसे ये है एग्जाम्पल। सबसे पहले इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करा। कैसे? इस डेसिमल को आगे लेके गए 1 के। ओके, 1 2 3 4 स्टेप्स लिए। राइट साइड में 10⁻⁻4 हो गया, एंड 1.624578 इंटू 10⁻11, ये वाला -11, एंड 10⁻7 जो हमने शिफ्ट करा उसका। इन्हें सॉल्व करने के बाद कितना आया? 10⁻−15। ओके, अब राउंडिंग ऑफ का ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। राउंडिंग ऑफ हमें करनी है यहाँ से, पॉइंट के बाद फोर्थ डिजिट चेक करनी है। 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें फोर्थ डिजिट जो है वो 5 के इक्वल आ गई। 5 के इक्वल है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें थर्ड डिजिट को चेक करना है, इस वाली 4। ये इक्वल है किसके? 4 के। ये जो है इवन है, ये है इवन वैल्यू, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा इजीली, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। सो 1.624 इंटू 10⁻−15, ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन राउंडिंग ऑफ करने के बाद। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमारे पास ये है 1 2 3 7 5 8 4 6 इंटू 10⁻−14। इसमें तो कोई डेसिमल प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे डेसिमल जो है लास्ट में है। अब इस डेसिमल को हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ 1 से 1 से आगे, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे जनरली से। तो शिफ्ट करते हैं चलो। 1.2375846 इंटू 10⁻−14, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्टेप्स लिए लेफ्ट साइड में, तो प्लस हुआ। 10 इंटू में क्या करेंगे? 10⁻+7। अब इसे सॉल्व करेंगे, 10⁻−7 आएगा यहाँ पर, एंड राउंडिंग ऑफ करेंगे। अब डेसिमल की बात देखते हैं पहले। फोर्थ डिजिट 1 2 3 4, फोर्थ डिजिट जो है हमारी 5 के इक्वल आ गई। अब 5 के इक्वल है, यानी कि रूल हमारा अप्लाई होगा वो वाला। अगर थर्ड डिजिट इवन हुआ तो उसमें नो चेंज, ऑड हुआ तो +1। अब चेक करते हैं थर्ड डिजिट को। थर्ड डिजिट का है तो कितना है? 7 है, एंड 7 जो है ये क्या है? ऑड, ऑड वैल्यू है। अब ऑड वैल्यू है, इसमें क्या करना है हमें? +1। तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर हमारा क्या आया? 1.238 इंटू 10⁻−7। ओके, अब ये वाला एग्जांपल जो है आप खुद से ट्राई करना, सिंपल है, ये भी इजी। अब पढ़ते हैं एक और टॉपिक, रोल ऑफ डेसिमल। डेसिमल का क्या रोल होता है? डेसिमल टेल अस अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द नंबर। हायर द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, हायर विल बी एक्यूरेसी। सिंपली डेसिमल जो है बस हमें एक नंबर की एक्यूरेसी के बारे में बताता है। डिजिट के बाद जितने ज़्यादा, मतलब डिजिट के बाद जो डेसिमल है उसके बाद जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होगी उतना ही वो एक्यूरेट होगा। मीन टू से, डेसिमल है हमारा, डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी भी होगी। हायर द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, हायर विल बी एक्यूरेसी। एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास ये MCQ है, इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी है। ऑप्शन ए है 16.0, ऑप्शन बी है 2.002, ऑप्शन सी है 2.01, ऑप्शन डी है 3.0। इन सब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी होगी? तो डेसिमल सबसे ज़्यादा, मतलब डेसिमल के बाद
सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ जहाँ पर भी होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा वैल्यूज डेसिमल की बात किस में दिख रही है, बी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी। इस वाले में ए है 1.0, बी है 1.00, सी है 1.000 एंड डी है 1, ओनली 1। इसमें हमें डेसिमल के बाद, इसमें तो डेसिमल ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डेसिमल नहीं है तो लेकिन इसमें जीरोस तो इन्फिनाइट हो सकते हैं, कितने भी हो, हमें नहीं पता। पर इसको हम, इसकी एक्यूरेसी जो है ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि इसमें एग्जैक्ट हमें नहीं पता। पर इसके अंदर हमें पता है, सी ऑप्शन में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, बाकी में 2 है, इसमें 1 है, इसमें तो एक भी नहीं है। तो इसीलिए इसकी एक्यूरेसी जो है सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू विच आर सिग्निफिकेंट फॉर मैग्नीट्यूड एंड एक्यूरेसी। मतलब ये नंबर है डिजिट्स का वैल्यू में जो सिग्निफिकेंट होते हैं मैग्नीट्यूड और एक्यूरेसी के लिए। मतलब हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है एंड उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये वही उसका नंबर है। मतलब ये शो करता है कि, एग्जांपल से समझेंगे ज़्यादा बेटर समझ आएगा इससे। कुछ रूल्स देखते हैं इसके क्या है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब कि जो डिजिट्स जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट होती है। एंड जीरोस के लिए रूल्स हमने पहले पढ़ा था। जीरोस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, स्टार्टिंग जीरोस, टैप्ड जीरोस एंड टर्मिनल जीरोस। अब स्टार्टिंग जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, ट्रैप्ड जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट होती है, एंड टर्मिनल जीरोस विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। अगर विद डेसिमल है तब वो सिग्निफिकेंट नहीं हो, तब वो सिग्निफिकेंट होती है, सॉरी। अगर डेसिमल है तब वो सिग्निफिकेंट है, और विदाउट डेसिमल वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ओके। एंड इन साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो 10 की पावर होती है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं इसको कुछ, जैसे 0023.01600। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? स्टार्टिंग में जो 00 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग जीरोज है, एंड रूल में क्या है, स्टार्टिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते। उसके बाद 2 3 क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये सिग्निफिकेंट होगी। 2 और 3 ये हो गए दो सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल गए हमें। फिर पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद यानी कि ये क्या है, टर्मिनल जीरोज है ये सब। एंड विद डेसिमल है, तो ये सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे। 0 ये भी सिग्निफिकेंट होगा, 1 भी सिग्निफिकेंट नॉन जीरो है, 6 भी सिग्निफिकेंट नॉन जीरो, 0 0 ये सब भी सिग्निफिकेंट क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 2 3 0 1 6 0 0, टोटल 7। ओके। एक और एग्जांपल, 1 2 3 0 0। अब इसमें इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कैसे होंगे? 1 2 3 ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरोज हैं, एंड 0 0 लास्ट में जो है मतलब कि टर्मिनल जीरोज हैं, एंड विदाउट डेसिमल है, इनके बाद कोई डेसिमल है ही नहीं, इसीलिए ये क्या होंगे, नॉन इसके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कितना है इसमें? 3। एक और एग्जांपल, अब लास्ट में पॉइंट लग गया, डेसिमल लग गया लास्ट में, इसी क्वेश्चन में लास्ट में हमने डेसिमल लगा लिया। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कितने होंगे? 1 2 3 नॉन जीरोज ये तो हो गई, एंड ये टर्मिनल जीरोज हो गए, टर्मिनल जीरोज विद डेसिमल, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स 5। 100.0 इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स 4। 4 कैसे? 1 नॉन जीरो है, फिर 0 0 एंड
ये पॉइंट से पहले 0 0 है, ये ट्रैप्ड जीरोज है, पॉइंट के बाद भी एक 0 है, ये भी, ये क्या है, टर्मिनल जीरो विद डेसिमल है, इसीलिए ये सभी सिग्निफिकेंट होंगे। टोटल कितने हुए, 4। इसमें 1 0 0 ये सिग्निफिकेंट होंगे, पॉइंट के बाद 3 है, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें कितने होंगे, 100, ओनली 100 है, पॉइंट इसमें कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो है। 1 ये सिग्निफिकेंट होगा बस एक, 0 और 0 ये क्या है, टर्मिनल जीरोज है, विदाउट डेसिमल है वो भी, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे ये वाले। तो एक ही सिग्निफिकेंट मिला इसमें भी। एक और एग्जांपल जैसे ये रहा, हर, अब इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बताने हैं और इसको राउंड ऑफ भी करना है। ओके, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस पहले देखते हैं कितने हैं इसमें। पॉइंट से पहले 2 जीरोज हैं एंड उससे पहले 1 है। इसमें हमारे पास क्या है, 100.16543 इंटू 10⁴। अब 10⁴ जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। स्टार्टिंग में क्या है, 1 नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगा। बीच में क्या आ गया, 0 0, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। ये क्या है, ट्रैप्ड जीरोज हो गए, पॉइंट। अब आ गया यहाँ पर डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या है, 1 नॉन जीरो है, 6 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, 4 नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं। 10⁴ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं करता। अब इसको हमें चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, राउंडिंग ऑफ का यूज करके। कैसे होगा, पहले ये पॉइंट, ये वाला जो डेसिमल है, इसको हमें यहाँ पर लेके आना होगा, लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट कराएंगे पहले। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे, 2, 1 2, 2 स्टेप्स लेफ्ट साइड में गए हैं, तो 10⁻+ होगी, यहाँ वहाँ पर 10⁻+ है, इंटू 10⁻+2, तो 1.001653 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻+2। इन दोनों को ऐड करेंगे 10 की पावर में, तो ये होगा 6। देन हमारे पास क्या आया, 1.001653 इंटू 10⁻6। इसको राउंड ऑफ का यूज करेंगे। राउंड ऑफ का रूल क्या कहता है, फोर्थ डिजिट को चेक करना है। 1 2 3 4, फोर्थ डिजिट जो है 6 है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो इसमें हम फोर्थ डिजिट जो है 5 से ज़्यादा है 6, तो इसमें थर्ड डिजिट को अब हम +1 कर देंगे। सो 1.002 इंटू 10⁻6, ये आ गई हमारी साइंटिफिक नोटेशन। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें सिर्फ दो कंडीशन में मिलती है। पहली कंडीशन क्या है, जब डिजिट्स जो है रिपीट हो रही हो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जब डिजिट्स जो है रिपीट होती है और उनका कोई भी टर्मिनल नहीं होता, मतलब कहीं भी वो एंड नहीं होती, वहां पर हमें मिलता है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड कंडीशन क्या है, जब काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट कर सकते हैं उनके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। एग्जाम्पल हो गया 2 पेन, 4 ऑरेंजेस, 20 टेबल्स, ये सब जो है एग्जाम्पल्स, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए, इनफाइनाइट। अब जो डिजिट्स रिपीट करती हैं डेसिमल के बाद और उनका कोई भी टर्मिनल नहीं होता, उसके एग्जांपल जैसे कि पाई, पाई की वैल्यू 3.14, ऐसे आगे चलती रहती है। 10/3, 11/3, इन सबको डिवाइड करने पे या हमें कुछ भी
वैल्यू मतलब मिलती रहती है बस, वैल्यू एंड नहीं होती। अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, इन सब की वैल्यूज। ओके, अब एग्जांपल्स कुछ करते हैं। तो 285 सेंटीमीटर, इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस क्वेश्चन में। 285 ये सभी नॉन जीरोज है, तो इसके 1 2 3 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 0.25 इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 0.25 है। जीरो जो है ये स्टार्टिंग जीरोज हो गए, स्टार्टिंग जीरोज जो है वो नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये नहीं होगा। 2 और 5 नॉन जीरो हो गए, तो ये टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 0.03, अब 0.0 ये जो है स्टार्टिंग जीरोज हो गए। अब स्टार्टिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इस वाले क्वेश्चन में 0.0052 है, इसमें भी ये स्टार्टिंग जीरोज है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। 5 और 2 ये होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2। इस क्वेश्चन में 2.005 है। अब 2 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 भी नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जो दो जीरोज हैं ये इन 2 और 5 के बीच में है, मतलब कि ट्रैप्ड जीरोज हैं, और ट्रैप्ड जीरोज जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, स्टार्टिंग जीरोज हो गए, एंड बाकी ये जो है टर्मिनल जीरोज हो गए, एंड डेसिमल के साथ है, डेसिमल के साथ में तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, एंड ये नॉन जीरो है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 100.0, 100.0 इसमें ये तो हो गया डेसिमल के साथ में टर्मिनल जीरोज, डेसिमल के साथ सिग्निफिकेंट होगा। 1 नॉन जीरो हो गया, इन दोनों के बीच में ट्रैप्ड जीरोज है, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो 4। इस वाले में 1.00 इंटू 10⁻², ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। 1.00 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्यों? 1 नॉन जीरो है, एंड ये टर्मिनल जीरोज हैं विद डेसिमल। अब टू बॉल्स हम बॉल्स को तो काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये होगा क्या? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। 20x, 20 काउंट कर सकते हैं इजीली, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सब होमवर्क में करना, बस वही कॉन्सेप्ट्स में यूज होते हैं और कुछ। चलो अब हम शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम proportionation of element by mass। प्रोपोर्शन का मतलब है परसेंटेज। मतलब ये लॉ कहता है कि किसी भी गिवन कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा सेम प्रोपोर्शन या सेम परसेंटेज बाय मास में प्रेजेंट होते हैं। अब चाहे कंपाउंड का सैंपल कितना भी हो, उसका कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल, सपोज करो कि आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है H2O, और उसका मास कितना है? 400 ग्राम। अब वाटर है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल होंगे। तो इसमें हाइड्रोजन मान लो कि 40 ग्राम है और ऑक्सीजन 360 ग्राम है। ओके, सो अब हम इसमें कंपोजिशन अगर निकाले किसकी? हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की कंपोजिशन इसमें कितनी है? कैसे निकालेंगे इसकी हाइड्रोजन की कंपोजिशन? हाइड्रोजन का मास कितना है? 40 ग्राम, एंड टोटल जो मास है कितना है? 400 ग्राम। ओके, सो हाइड्रोजन का अगर हम कंपोजिशन निकालना चाहे तो 40 अपॉन में 400, 40 क्या है? हाइड्रोजन का मास अपॉन में 400, टोटल मास इनटू में 100। अब इससे काटा पीटी करके जैसे 100
जीरो से ये दो जीरो कैंसिल एंड 4 से ये, तो 10%। सो 10% की जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन की, यानी कि हाइड्रोजन इसमें 10% प्रेजेंट है। एंड अब हम अगर ऑक्सीजन की कंपोजिशन निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी? ऑक्सीजन का मास अपॉन में टोटल मास इंटू 100, बस इतना ही करना है। बाकी इसका ऑक्सीजन का भी आ गया। ऑक्सीजन का कितना आता है? 360 अपॉन में 400 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल हो गए, 4 4 9 36 एंड जीरो 90 हो गया। तो ऑक्सीजन की कंपोजिशन कितनी आई? 90%। एंड 10% कंपोजिशन हाइड्रोजन की। अब एक और एग्जांपल, मान लो कि अब 100 ग्राम वाटर है, इसमें अगर इसकी कंपोजिशन निकालें तो कितना होगा? 100 ग्राम वाटर एंड हाइड्रोजन की इसमें कंपोज इसमें गिवन है 10%, यानी कि 10 ग्राम हमें हाइड्रोजन गिवन है एंड 90 ग्राम जो है ऑक्सीजन गिवन है। तो 100 इंटू 10/100, ये मतलब कि 10 जो है ये क्या हो गया? हाइड्रोजन का मास। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 10 अपॉन में 100, ये हो गया टोटल मास इनटू में 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करें? परसेंटेज में निकालने के लिए। इससे हमारे पास क्या आया? 10%। ये निकल गई हमारी हाइड्रोजन की कंपोजिशन। अब ऑक्सीजन की निकालनी है। ऑक्सीजन का कितना हमारे मास? 90। तो 90 अपॉन में 100 टोटल हो गया इंटू 100, परसेंटेज में निकालेंगे 90 आ गया इससे भी। ओके, ये इस लॉ का यूज इस तरीके से करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। अब एक और लॉ पढ़ते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है? गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when gas combine with each other, they combine in simple ratio by volume, providing that all gases have same temperature and pressure। मतलब ये लॉ कहता है कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रिएक्ट करने वाली गैसेस और बनने वाली गैसेस प्रोडक्ट के हमें जो बनने वाली गैसेस है वो प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स हमेशा सिंपल रेशो में होते हैं। ओके, यानी कि एग्जांपल जैसे 2H2 गैसियस फॉर्म प्लस O2, ये भी गैसियस फॉर्म, गिव्स अस 2 H 2 मोल्स ऑफ H2 यानी वाटर, ये भी गैसियस फॉर्म में है। यानी कि इसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2, H2 गैस जो है इसमें 100 ml है एंड ऑक्सीजन गैस 50 ml है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें कंपोजिशन मिलेगी वो 100 ml। एक और एग्जांपल, 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स अस 2CO2। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इसका वॉल्यूम कितना है? 20 ml। ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 10 ml एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 20 ml। अब अगर हम इनकी सिंपल रेशो में देखें तो कैसे होगा? 20:10 20। ओके, यानी कि सिंपल रेशो में ये 2:1:2, ये है इतना। सिंपल रेशो में अगर हम इसे लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे 2:1:2। ओके, एक और एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव्स अस NH3 अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन की जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है x, हमें नहीं पता इसमें कितनी है, पर हाइड्रोजन का पता है। हाइड्रोजन का कितना है? 15 ml एंड अमोनिया NH3 इसका भी हमें नहीं पता, y है इसमें y ml। सो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो
रेशो है, रेशो के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं इसका रेशो। अब यहाँ पर हमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं यहाँ पर? 1। यह है 1 मोल एंड यह है 3 मोल। सो 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? x अपॉन में 15 के। ओके, 3 से 15 कैंसिल कितनी बार में? 5 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 5 ml, यहाँ से हमें 5 ml मिल गया। अब y हमें निकालना है, y में भी हम सेम यही कर सकते हैं। यहाँ पर कितना है? 3 मोल एंड इस यहाँ पर 2 मोल्स, 3 और 2, तो 3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 15 ml, यहाँ पर y। अब इन दोनों को 3 से 15 कैंसिल, कितना आएगा? 5 एंड 5 इंटू 2 10, y इज इक्वल्स टू 10 ml। ओके, एक और एग्जांपल जैसे ये है नाइट्रोजन का, इसमें हमें वॉल्यूम गिवन है x, 2 मोल्स गिवन है ऑक्सीजन के, और y ml N2O2, इसमें इसके हमें गिवन है 40 ml। इसके x और y के वॉल्यूम्स हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर नाइट्रोजन के मोल्स 1 गिवन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल्स 2 है। सो 1 अपॉन में 2, रेशो ही तो ले रहे हैं हम इनका, 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू x अपॉन में y। सो 2x इज इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो x इज इक्वल्स टू y, x की वैल्यू यहाँ से क्या है? y/2। अब y हमें नहीं पता, यहाँ से निकाल सकते हैं y, दूसरी साइड लेंगे। तो 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 40, 2 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू क्या आ गई? 80। अब यहाँ पर y हमने पुट करा है x इज इक्वल्स टू y/2 में। सो x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन में 2 कैंसिल करके क्या आया? x इज इक्वल्स टू 40। इस तरीके से हमने x और y की वो निकाल लिए वॉल्यूम। अब ये दो क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना, होमवर्क सेम एज इट इज, वही मेथड लगेगा। अब पढ़ते हैं न्यू टॉपिक, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ, ये लॉ सिंपली इतना कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा जाए। ओके, इसमें भी यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एंड इक्वल प्रेशर एंड टेम्परेचर विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा। बस इतना ही कहता है रूल। एंड टाइप्स ऑफ गैसेस, जो कितने टाइप्स की हो सकती है गैसेस? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, और भी हो सकती है एटसेट्रा। अब पढ़ते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दीज आर दोज पेयर ऑफ एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये एटम्स के वो पेयर होते हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर जो है डिफरेंट होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ये हमारा एलिमेंट है एंड ए और बी। ए क्या है? ऊपर, ऊपर हम क्या लिखेंगे? मास नंबर, एंड नीचे एटॉमिक नंबर। ओके, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दे तो हमें मिल जाता है मास नंबर। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। बस। अब एक ये एटम है, इसके न्यूक्लियस के अंदर मान लो हमारे पास प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं? 3 है एंड न्यूट्रॉन्स हैं 4। एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा? 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 3 + 4 7। ओके, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है ये 13 एंड
6, ओ मास नंबर 13 एंड एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर जो है डिफरेंट हो सकता है, इसी को बोलते हैं आइसोटोप्स। ये है क्या, आइसोटोपिक पेयर ऑफ कार्बन, यानी कि इसमें मास नंबर यहाँ पर 13 है, यहाँ पर मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे, 6 होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 6 होंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 7 होंगे एंड इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 होंगे इसमें। अब देखते हैं एक और आइसोटॉपिक पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना हो गया, 16 एंड एटॉमिक नंबर 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे, 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 एंड इसमें कितने हैं, 15। ऑक्सीजन, इसका मास नंबर कितना है, 15 है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 8 ही होंगे, जितना उनका एटॉमिक नंबर होगा उसके इक्वल होता है। मास नंबर, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 होंगे। ये हो गए हमारे आइसोटॉपिक पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड ये आइसोटॉपिक पेयर ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब एटॉमिक मास जो है वो 1/12 होता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम के। इसका फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 AMU से, 1 एटॉमिक यूनिट, ओके, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू, जब हम 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं कार्बन 12 के एटम के मास की, तो कितना आता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आगे बढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, जब कभी भी 1 फॉर्म से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं तब उनका हम लेते हैं एवरेज मास। Whenever there is more than one form of atom is present, then their average mass is calculated, and abundance is defined as the percentage of each atom of its occurrence। मतलब abundance क्या है, ये हर एक एटम के प्रेजेंट होने के परसेंटेज है, यानी कि कितना परसेंटेज वो एटम प्रेजेंट है वहाँ पर। एग्जाम्पल जैसे ये है N10 एंड 7 एंड नाइट्रोजन, इसका मास नंबर कितना है, 10 है, एटॉमिक नंबर 7 है। अब एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 10 यूनिट, ओके, 10 यूनिट। एंड एबेंडेंस वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। एबेंडेंस हमें इसमें गिवन है, थोड़ी एबेंडेंस गिवन है 15%, यानी कि 15% ये वाला एटम प्रेजेंट है। एंड नाइट्रोजन 14 14 क्या है, मास नंबर, 7 क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना हुआ इसका, 14 यूनिट। एबेंडेंस यानी कि 80% इसकी अवेबिलिटी है। नाइट्रोजन 13 यूनिट एटॉमिक मास हो गया एंड 5% इसके अपेंडेंस वहाँ पर प्रेजेंट है। अब इनका हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास इनटू अबेंडेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। ओके, तो सबसे पहले इस वाले एटम के लिए निकालेंगे। इस एटम का क्या आएगा, एटॉमिक मास 10 है इंटू 15%। 15% को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 100,
मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम किससे, 10 से। ये हमारे पास आ गया है इस वाले एटम के लिए। सेम यही प्रोसेस करेंगे इसके लिए एंड देन इसके लिए। यहाँ पर हमने करा 10 × 15/100, ये हो गया इस वाले एटम के लिए। n 10 7 एंड n 14 7 इसके लिए आ गया 14 एटॉमिक मास इंटू एबेंडेंस 80%, 80/100। सेम एज इट इज इसके लिए भी 13 इंटू में 5, तो 13 इंटू में 5/100। अब इन्हें सॉल्व करके क्या आएगा, 150/100। या और सिंपली हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे ये कटा, एक जीरो से एक जीरो कट गया एंड 13 इंटू 5/100। अब इनको सॉल्व करने क्या आएगा, 15/10 प्लस 14 इंटू 8/10 प्लस 13 इंटू 5, 65/100। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 1335/100 यूनिट। अपॉन में 2 जीरोज है, ऊपर जाके क्या होगा यहाँ पर डेसिमल 2 के बाद 13.35 यूनिट। अपॉन में जितने जीरोस होते हैं उतने ही ऊपर डेसिमल लग जाते हैं डिजिट से पहले। अब एक क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए होमवर्क, इसी तरीके से करना है सेम। ओके एंड आंसर भी गिवन है उसमें। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, मोल कॉन्सेप्ट। क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट? 1 mole is defined as the collection of 6.022 into 10⁻23 quantity of any substance। 1 mole को हम डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक, 1 मोल का मतलब है 6.022 into 10⁻23 क्वांटिटी। ये होगी 1 मोल की वैल्यू। एग्जाम्पल जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 मोल water molecules contain 6.022 10⁻23 H2O molecules। अब 6.022 into 10⁻23 है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, Na से डिवाइड करते हैं इसमें एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 यूनिट 1 मोल सब्सटेंस। मोलर मास क्या है? 1 मोल सब्सटेंस का मास। इसकी यूनिट कितनी होती है? ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल यूनिट होती है। ओके एग्जाम्पल यू समझ लो 1 मोल मास, इसके लिए मोलर मास कितना हो गया? m। 2 मोल है मास तब 2m। 4 मोल मास के लिए 4m। 6 मोल मास के लिए 6m। अब n मोल्स है हमारे पास तो उसके लिए n मोल होंगे। तो गिवन मास मतलब कि जो भी हमें गिवन होगा मास वो इक्वल होगा किसके? n मोल के। तो गिवन मास और n क्या है हमारा इसमें? नंबर ऑफ मोल एंड m मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ जाता है क्या? गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास इसका आ गया फॉर्मूला। अब कुछ वैल्यूज देखते हैं मोलर मास की। एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या है और उसके मोलर मास देखते हैं। एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। एलिमेंट्स देखते हैं, हाइड्रोजन का 1 मोल मोलर मास 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, नाइट्रोजन का 14, फ्लोरीन का 18, क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 23, कैल्शियम का 40 एंड पोटेशियम इसका 56।
अब ये जो मोलर मास है, इनकी वैल्यूज को याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चंस में वैसे तो मिल जाती है मोलर मास की वैल्यूज, पर कभी कभार नहीं मिलती, तो ये हम वैल्यूज यूज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे उससे पहले एक नोट इम्पोर्टेंट। जब भी क्वेश्चन में मोल, मॉलिक्यूल, एटम पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स का उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जब भी क्वेश्चन में मोल, मॉलिक्यूल, एटम कुछ भी पूछे इनमें से, तो हम उसमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे करते हैं ये वाला, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम वाटर H2O। सो इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास, अब मास हमें कितना गिवन है, 36 ग्राम, ये हमें गिवन है मास, अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं, H2O है। हाइड्रोजन का भी हमने देखा था कितना होता है मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, हाइड्रोजन का 1 हो गया। एंड ऑक्सीजन का कितना देखा था, 16। हाइड्रोजन इसमें हमारे पास कितने हैं, 2, 2 हाइड्रोजन से, सो 2 मोलर मास में आ गया 2। एंड ऑक्सीजन 16, 2 प्लस 16 कितना हुआ, 18। 36 अपॉन में 18, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना है, 2। ओके, 2 नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। अब हमें पता है एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 2 मोल्स में कितने होंगे, 2 मोल्स में सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो कितना आएगा, 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक हमने 2 मोल्स के लिए मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, H2O के एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कितने एटम्स है, 3 एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर। सो एक मॉलिक्यूल यानी कि कितना आया था, 12.044 इंटू 10⁻23, ये एक मॉलिक्यूल के लिए है, तो ये वाला 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसमें 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। ये तो 2 मोल्स है, 2 मोल्स हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे 2, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल का इतना वो आया है, इतने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए ना है। सो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 3 एटम्स प्रेजेंट करता है, एक मॉलिक्यूल में इतना हो गया, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 36.132 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स जो है प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या क्या करा, हमें मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम H2O। हमें मास इसमें गिवन था वाटर का, एंड मॉलिक्यूल हमें निकालने थे, कितने मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हमने क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया, क्या था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इससे नंबर ऑफ मोल्स को हमने कैलकुलेट करा, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2। अब एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो 2 मोल्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12.044 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ये तो 1 मॉलिक्यूल के लिए हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ओ H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसके अंदर 3 एटम्स होते हैं, तो 3 एटम्स, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी, 12.044 इंटू 10⁻23 से, इतने मॉलिक्यूल्स ही तो प्रेजेंट है 2 मोल्स के अंदर।
तो इन मॉलिक्यूल्स की मल्टीप्लाई 3 से कर दी तो हमारे पास 36.132 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मिल गए। इतने एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। एक और क्वेश्चन समझते हैं। हाउ मैनी टोटल एटम्स प्रेजेंट इन 98 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें फाइंड करना है कि कितने टोटल एटम्स जो है प्रेजेंट होंगे 98 ग्राम H2SO4 में। तो सबसे पहले इसमें हमने लगाया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मास हमें कितना गिवन है 98 ग्राम। 98 ग्राम हमें मास गिवन है H2SO4 का, यहाँ पर रख दिया हमने 98 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे H2 हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ 2, एंड सल्फर का कितना होता है 32, एंड ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 4, तो 16 इंटू 4, तो टोटल कितना आया 2 प्लस 32 प्लस 64। इन सबको सॉल्व करके आएगा 98। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है 1। एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 मॉलिक्यूल H2SO4 इसके अंदर जो है 7 एटम्स प्रेजेंट है। ओके, 1 मॉलिक्यूल हमारे पास इतना आया, एक मॉलिक्यूल, और इतने ही अब इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 42.154 इंटू 10 की पावर 23। इतने हमारे पास होंगे एटम्स, टोटल एटम्स जो प्रेजेंट होंगे। ओके, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 51 ग्राम अमोनिया NH3। 51 ग्राम क्या है, गिवन मास है। मोलर मास यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास 51 हो गया, मोलर मास अमोनिया नाइट्रोजन का कितना होता है 14, एंड हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाइड बाई 3, 14 प्लस 3 17। अब 51 अपॉन में 70 कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, सो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो 3 मोल्स में कितने होंगे 3 से मल्टीप्लाई 18.066 इंटू 10 की पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैज 3 एटम्स। एक मॉलिक्यूल जो है NH3 का उसके अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो 18.066 इंटू 10 की पावर 23 इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 54.198 इंटू 10 की पावर 23 इतने हमारे पास एटम्स जो है प्रेजेंट होंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 60.50 ग्राम इन कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। और एक क्वेश्चन और है ये वाला, एक दो और एक नीचे भी ये क्वेश्चन होगा शायद। ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं खुद से। यहाँ तक का ये होमवर्क हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं? स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं? किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नंबर अपीयर होता है, मतलब जो नंबर हमें पहले दिखता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से पहले, यानी कि एग्जांपल जैसे मान लो ये है 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2। अब ये इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनसे पहले जो नंबर आते हैं, यानी कि रिएक्टेंट में H2 से पहले ये जो 2 आ रहा है, ये इस वाले 2 को ही बोलते हैं स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक ये जो 2 है एंड यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब है 1, इन्हीं को बोलते हैं स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, एंड ये जो स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं जब हम किसी रिएक्शन की कैलकुलेशन को करते हैं। ये हमारा इसका सेकंड पॉइंट है। द स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट becomes number of moles whenever calculation of reaction is carried out। okay,
इस वाले एग्जांपल में ही देखते हैं 2s2 प्लस O2 गिव्स अस 2s2O, यानी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रहा है क्या, 2 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पर भी लिखा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ H2O। तो इसमें मोल्स कितना गए, 2 1 2, एंड मास कितना होगा, 2 हाइड्रोजन का 1 होता है एंड 2 एटम्स है यहाँ पर, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, मोल इसमें कितना है 1 है, एंड एटॉम इसमें कितने एटम्स है 2, सो 16 इंटू 2 32, एंड 2 मोल्स हैं यहाँ पर किसके, वाटर के, H2O यानी कि कितना होता है इसका मोलर मास, 16 प्लस 2 18, 18 इंटू 2 36, ये आ गया 36। ओके, इसी तरीके से एक और N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। अब नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1, तो इससे निकाल सकते हैं हम। इसकी डेफिनेशन पहले क्या बनेगी, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 react with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of NH3। ओके, मोल्स कितने हैं हमारे पास 1 3 एंड 2, 1 3 एंड 2, मास कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, इंटू करेंगे 2 से क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स है तो 28 आया। हाइड्रोजन का 1 होता है 2 एटम से, पर 3 मोल्स है इसके, माने कि 3 मोलिक्यूल से, सो 1 एटम कितना, 1 ग्राम, 1 इंटू 2 2, ओके, एंड 3 मॉलिक्यूल्स है तो 2 इंटू 3 करेंगे कितना आ गया 6 ग्राम, एंड इसका मास आ गया हाइड्रोजन का। NH3 का 2 मोल्स एंड नाइट्रोजन का 14 एंड 3 हाइड्रोजन, 14 प्लस 3 17, 17 इंटू 2 34, इस तरीके से हमने निकाल लिया इसके मोल्स एंड मास। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला खुद से ट्राई करना चाहिए वही वैसे ये प्रोसेस। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम 10 ग्राम ऑक्सीजन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा 10 ग्राम ऑक्सीजन से। ओके, 32 ग्राम O2 gives 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 32 यहाँ पर कैसे आया, पहले तो ये समझते हैं। चलो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मोलर मास 16, एंड यहाँ पर कितने हैं O2 यानी कि 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स यानी कि कितना हुआ 32 गिव्स 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 88 कैसे, यहाँ पर कार्बन का कितना होता है 12 एंड 16, ऑक्सीजन का हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो है, यानी कि ऑक्सीजन से ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये तो फॉर्म हो रहा है इसमें, तो 2 एटम से इसमें किसके, ऑक्सीजन के, तो मोलर मास कितना हो गया इसका 32 ग्राम, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का कितना होता है 12 एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 करेंगे क्यों, क्योंकि 2 एटम्स है ऑक्सीजन की, तो 16 इंटू 2 32 प्लस में 12, 16 इंटू 2 32 एंड 12 प्लस करेंगे कितना आएगा 44, 44 इंटू 2, 2 क्यों करा, देखो इस वाले एग्जांपल में 2 मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन से टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर मोल्स है 2 1 एंड 2, मास 56, 32 ग्राम एंड 88। सो इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये भी एक तरीके से समझ लो। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कितना फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर 2 मोल्स है
तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आया था यहाँ पर 44। 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 88। ये आ गया 88। अब 1 ग्राम के लिए हमें निकालना है, यहाँ पर 32 भी कैसे आया था ये देखो पहले। 1 मोल के लिए निकाला था, 2 एटम थे यहाँ पर, 32 ग्राम इसका आ गया मास। सो 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 88 अपॉन में 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें निकालना कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 10 ग्राम O2 गिव्स अस कितना 88 अपॉन में 32 इंटू 10। अब इसे कैंसिल करेंगे क्या आएगा 110 अपॉन में 4। ओवरऑल आंसर आया 22.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एक और एग्जांपल। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम 23 कार्बन मोनोऑक्साइड। 23 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 23 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ पर कितने मोल्स है 2 एंड 1 मोल। अगर 1 मोल के लिए होगा तो 23 ग्राम होगा उसका। 2 मोल्स के लिए हमने कार्बन मोनोऑक्साइड कितना मास आया 56 ग्राम। देन 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड हमें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है। 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें दे रहा है। तो 1 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड कितना देगा 88 अपॉन में 56 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 23 ग्राम के लिए 23 से मल्टीप्लाई कर दो 88 अपॉन में 56 इंटू 23। काटा पीटी करके क्या है आंसर 11 अपॉन में 7 इंटू 23 253 अपॉन में 7। ये आ गया फिर 36.14 ग्राम। ओके, अब एक छोटी सी ट्रिक है। क्वेश्चन में जिसका मास दिया जाए उसको डिवाइड करके 1 करो और दिए गए मास से मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। चलो अब हम ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक ये क्वेश्चन गिवन है O2 प्लस H2 प्लस 2NO2 गिव्स अस 2HNO3। इसमें O2 का मास जो है वो 8 ग्राम है। ओके, ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम होता है 1 एटम का, सिर्फ 2 एटम के लिए 16 होगा। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच HNO3 विल फॉर्म एंड हाउ मच H2 विल यूज एंड हाउ मच NO2 विल यूज। मतलब कि HNO3 कितना फॉर्म होगा और कितना हाइड्रोजन यूज होगा और NO2 भी कितना यूज होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं क्या है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ NO2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ HNO3। यानी कि हमारे पास मोल्स कितने आए 1 ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए 1, NO2 के लिए 2 मोल्स आ गए एंड HNO3 के लिए भी 2 मोल्स आ गए। तो अब हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 एंड 2 ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 16 इंटू 2 कितना आया 32 ग्राम। ये आ गया ऑक्सीजन के लिए। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 2 ग्राम। यहाँ पर 2 एटम्स है। अब NO2 नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू में 2 कितना है 32 प्लस 14
एंड उसके कितने मोल्स हैं, 2। मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 2 से, कितना है 32 प्लस 14, कितना आएगा 46। एंड 46 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 92। ओके, NO2 का भी मास आ गया 92। एंड HNO3, अब इसका मास कैलकुलेट करना है। HNO3 हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना आएगा, यह आएगा 63। फिर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 123, 126, सॉरी 126। ये आ गया HNO3 का मास। अब ट्रिक में क्या बोला था, क्वेश्चन में जिसका मास दिया जाए उसको डिवाइड करके 1 करो। ओके, हमें किसका मास दिया गया था, ऑक्सीजन का। O2 का जो मास है वो 8 ग्राम है, हमें ये क्वेश्चन में गिवन था। तो इसी को यानी कि ऑक्सीजन वाला जो है कि कौन सा था मास 32, इसको हमें डिवाइड करके लाएंगे 1। तो 32 अपॉन में 32 यहाँ डिवाइड कर दिया, एंड 2 अपॉन 32, 92 अपॉन 32, 126 अपॉन 32, सभी को हमने 32 से डिवाइड कर दिया है। मेन हमें बनाना है जो क्वेश्चन में मास गिवन है उस वाली क्वांटिटी को ही 1 बनाना है। तो उसको 1 बनाने के लिए 32 हमें मास हमें यहाँ पर कैलकुलेट हमने करा, 32 को डिवाइड कर देंगे 32 से, सभी क्वांटिटियों को 32 से डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया यहाँ पर, ऑक्सीजन का 1 आया, ये 2/32, 92/32, 126/32। अब इसके बाद क्या कहा है ट्रिक में, दिए गए मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें कितना मास गिवन है इसमें, ऑक्सीजन का 8 ग्राम, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करा है, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर भी 2/32 इंटू 8, 92/32 इंटू 8, यहाँ भी मल्टीप्लाई 8 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 8 से, सब जगह हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या था, HNO3 कितना फॉर्म होगा, और HNO3 का हमने यहाँ पर निकाला, क्या आया 126/32 इंटू 8। अब इसको काटा पीटी करेंगे इसमें, 8 4 जा 32, एंड 4 को फिर 126 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 31.5 ग्राम। 126 डिवाइड बाई 4 क्या आया 31.5 ग्राम। ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर कि इतना ग्राम जो है HNO3 फॉर्म होगा, 31.5 ग्राम। अब सेकंड क्या है, हाइड्रोजन कितना यूज होगा। अब ये देखते हैं, हाइड्रोजन वाला पार्ट कहाँ था, ये सेकंड वाली क्वांटिटी हाइड्रोजन की थी, तो ये 2/32 इंटू 8, ये वो 8 डिवाइड बाई 4, 32 आ गया 4, एंड इससे ये डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/2, यानी कि 0.5 ग्राम इतना हाइड्रोजन यूज होगा। एंड NO2 के लिए, NO2 के लिए बचा 92/32 इंटू 8, इसमें भी यही करेंगे सेम 4, एंड से 4 से डिवाइड क्या आएगा 23, ये आ गया 23 ग्राम। इसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन चलो ट्राई करते हैं सही, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। CH4 + 2O2 gives us CO2 + 2H2O।
हमें कैलकुलेट करना है मास जो रिक्वायर्ड है 48 ग्राम मीथेन, यानी कि हमें मास इसका गिवन है, इसका मास गिवन है 48 ग्राम। सो सबसे पहले क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं कैसे। 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर H2O। मोल्स कितना कितना आ गया हमारे पास, 1 2 1 2, ये हमारे पास आ गया मोल्स 1 2 1 2। मास मास निकालेंगे अब इसका। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का यहाँ पर H4 है, कितना होगा 4, 12 + 4 16, ये आ गया 16 ग्राम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 64। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, इसी तरीके से इसका निकालेंगे, ये आएगा 36। ओके। अब क्वेश्चन में हमें किसका गिवन है, मीथेन का, यानी कि ये फर्स्ट वाली क्वांटिटी। तो इसको सबसे पहले हमें 1 के इक्वल करना है, 1 लाना है। कैसे करेंगे इसको, 16 है, 16 को डिवाइड कर देंगे 16 से, सभी को 16 से डिवाइड करा है यहाँ पर हमने। अब ये वाली क्वांटिटी हमारी 1 हो गई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, जो हमारे पास ये गिवन मास है, इससे हमने मल्टीप्लाई करा 48, 48 यहाँ पर आया 64 अपॉन में 16, 64 अपॉन में 16, ये काटेपिटी करके हमारे पास 48, 192 ग्राम, 132 ग्राम एंड 108 ग्राम, ये इतना ये सब आ गया सभी का। तो कैलकुलेट हमें क्या करना था, मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय 48 ग्राम मीथेन। ऑक्सीजन का मास निकालना था, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ये रही, तो ऑक्सीजन का मास आ गया 192 ग्राम। ओके, 192 ग्राम ये हमारा हो गया ऑक्सीजन का। बट हमने सिर्फ एक का ही नहीं निकाला, सभी का निकाल दिया। ये शॉर्ट ट्रिक यूज करके हमने सभी का निकाल लिया एक झटके में। अब एक ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इस वाले क्वेश्चन में N2 + 3H2 gives us 2NH3, ये गिवन है। So how many hydrogen is required to form 34 gram ammonia? If you have been given 10 gram nitrogen N2 and 6 gram hydrogen, then which will consume first? तो इस पार्ट में ये कह रहा है कि अगर आपको 10 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन दिया जाए, तब सबसे पहले कौन कंज्यूम होगा, मतलब सबसे पहले कौन सा यूज होगा। चलो पहले कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 34 ग्राम अमोनिया। इसके लिए 1 ग्राम ऑफ N2, 1 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ H2 टू फॉर्म 2 ग्राम ऑफ NH3। ओके, ये हमारी आ गई इक्वेशन। मोल्स 1 3 एंड 2, मास निकालेंगे, मास कैसे आएगा 14 इंटू 2 28, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 17 34, ये हमारे पास आ गई मास की क्वांटिटी। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर आपको 10 ग्राम N2 दिया जाए और 6 ग्राम हाइड्रोजन दिया जाए, तो इनमें से कौन सा पहले कंज्यूम होगा। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। इनका मास गिवन था 28, 6, 34 ग्राम। सबको पहले N2 इसके लिए करा हमने, सबको 28 से डिवाइड करा, ये 1 बना, 6 अपॉन में 28, 34 अपॉन में 28। इसके बाद N2 की हमें क्वांटिटी, मतलब कितने ग्राम हमें गिवन थे N2 का 10 ग्राम, और 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 28, 10 से मल्टीप्लाई 3 40 अपॉन में 28। ओके, ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया नाइट्रोजन की क्वांटिटी 10 ग्राम और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी आई 2.14 ग्राम एंड अमोनिया की 340 अपॉन में 28 ग्राम। सो 10 ग्राम N2 रिक्वायर 2.14 ग्राम हाइड्रोजन, यानी कि 10 ग्राम नाइट्रोजन 2.14 ग्राम हाइड्रोजन को
लेगा, यानी कि इतनी इसकी ज़रूरत है अमोनिया को फॉर्म करने के लिए। पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 6 गिवन है, यानी कि 6 ग्राम गिवन है, हमें 6 ग्राम मिला है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है एक लिमिटिंग रिएजेंट की टर्म और एक एक्सेस रिएजेंट की टर्म। लिमिटिंग रिएजेंट इसका मतलब क्या होता है, जो क्वांटिटी पहले कंज्यूम हो जाए उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो क्वांटिटी बची रह जाती है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। ओके, यानी कि एक ट्रिक है हमारे पास, ये कैलकुलेटेड जो वैल्यू है अगर वो हमारी गिवन वैल्यू से कम रह जाए, यानी कि गिवन वैल्यू जनरली गिवन वैल्यू ज़्यादा हो और कैलकुलेट जो हमने करी है वैल्यू वो कम हो, तब वो एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। और अगर कैलकुलेटेड में अगर जो हमने कैलकुलेट करा है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आ गई, गिवन की कम है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। एग्जाम्पल में हम यहीं पर देख सकते हैं, जैसे हमें 10 ग्राम नाइट्रोजन गिवन था और 6 ग्राम हाइड्रोजन गिवन था। यहाँ पर 10 ग्राम नाइट्रोजन जो है 2.14 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर कर रहा है, पर हमारे पास तो 6 ग्राम है हाइड्रोजन। अब 2.4 ग्राम में ही 10 ग्राम नाइट्रोजन खत्म हो गया, तो हमारे पास तो हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बची रह गई। तो इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सिस रिएजेंट कहलाएगा और नाइट्रोजन N2 वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ओके, चलो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे से। लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट क्या होते हैं, अब इसे अच्छे से पढ़ते हैं। इन एनी रिएक्शन इफ अ रिएक्टेंट get consumed first then it is called limiting reagent. If the reactant remains then it will be excess reagent। मतलब किसी रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है तो उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, अगर रिएक्टेंट बचा रह जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। बस इतना सा ही था ये टॉपिक। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस जो है काफ़ी बनते हैं एग्जाम में, मिड टर्म में एंड फाइनल एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर। चलो तो ये एक और एग्जांपल देखते हैं। C+2H2 gives us CH4। ये हमें इक्वेशन गिवन है। 16 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 10 ग्राम हाइड्रोजन, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्वेश्चन है। तो सेम वही अप्रोच रखनी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को करा था, एज इट इज वैसे ही अप्रोच है, सेम सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 2 मोल हाइड्रोजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CH4। एक मोल कार्बन रिएक्ट करता है 2 मोल हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करता है 1 मोल मीथेन। तो C+2H2 gives us CH4। इसमें मोल्स हमारे पास कितने आ गए, 1 to 1। यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल। सो 1 to 1 मोल आ गए। एंड मास अगर निकाले तो कार्बन का मास कितना होता है 12, इंटू करेंगे 1 से क्योंकि एक ही मोल है तो 12 ही रहेगा वो। एंड यहाँ पर कितने हैं 2 मोल से हाइड्रोजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, एंड 2 एटम से तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, एंड 2 मोल से तो कितना आ गया 2 इंटू 2 4 ग्राम्स। एंड मीथेन कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 4 एटम से, यानी कि 12 + 4 कितना हुआ 16। बस अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रिक के अकॉर्डिंग ही करेंगे क्वेश्चन को भी। सबसे पहले कार्बन वाली जो क्वांटिटी है इसको डिवाइड करेंगे 12 से, 12 डिवाइड बाई 12। ओके, फिर 4 डिवाइड बाई 12, 16 डिवाइड बाई 12। ओके, देन अब इसमें हमें 16 ग्राम गिवन है कार्बन। अब 16 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 16 ग्राम कार्बन की क्वांटिटी कितनी आई 16 ग्राम, एंड 4 अपॉन में 12 इंटू 16, यहाँ पर 16 अपॉन में 12 इंटू 16।
तो ये सब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, 16 ग्राम, ये 5.3 ग्राम और ये वाला 21.3 ग्राम। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 ग्राम कार्बन जो है उसको 5.3 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत है, पर हमारे पास जो है 10 ग्राम है हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएजेंट इसमें हमारे पास क्या है, कार्बन रहेगा। क्यों? क्योंकि 16 ग्राम कार्बन यानी कि 16 ग्राम ये जो कार्बन है उसको 5.3 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। ओके, हमारे पास तो 10 ग्राम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इसमें बचा रह गया, कार्बन एक बार में खत्म हो गया पर हाइड्रोजन बचा रह गया, तो इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, कार्बन, क्योंकि ये पहले खत्म हो गया। एंड एक्सेसिव एजेंट क्या हुआ, हाइड्रोजन, क्योंकि ये बचा रह गया बाद में। बस यही था। यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है, इतना ही सिंपल होता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में 2C प्लस O2 गिव्स अस 2CO। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव 6 ग्राम कार्बन एंड 12 ग्राम ऑक्सीजन। आपके पास 6 ग्राम कार्बन है और 12 ग्राम ऑक्सीजन है। अब आइडेंटिफाई करो इसमें से कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। चलो करते हैं। 2 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोक्साइड है। ओके, मोल्स कितने आ गए, 2 1 2 मोल्स आ गए। मास यहाँ पर 2 मोल्स है। कार्बन का मास कितना होता है, 12, 12 इंटू में 2 24। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इंटू 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स है, तो 32। एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन कितना होता है, 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 कितना होगा, 18, 28, 28 होगा। 28 अब उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, कितना आ गया, 56। ये रहा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मास आ गया। अब क्वेश्चन के अब ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे इसे, 24 डिवाइड बाई 24 एंड 32 डिवाइड बाई 24, 56 डिवाइड बाई 24। इसको हमने 1 बना लिया, कार्बन की जो क्वांटिटी है इसको 1 बनाया। इसके बाद हमें कितना की बनता है, 6 ग्राम कार्बन, 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये 6 ग्राम बन गई कार्बन की क्वांटिटी। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसमें भी मल्टीप्लाई 6 से, कितना आया, 6 8 14। अब 6 ग्राम कार्बन, इसको 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। 6 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, पर हमारे पास ऑक्सीजन 12 ग्राम है, यानी कि ऑक्सीजन फिर से बचा रह गया इसमें। तो लिमिटिंग रिएजेंट इसमें क्या हुआ, कार्बन, क्योंकि कार्बन पहले खत्म हो जाएगा एंड ऑक्सीजन बचा रह जाएगा तब भी, तो एक्सेस रिएजेंट हो गया ऑक्सीजन। बस यही क्वेश्चंस आते हैं इसी टाइप के। अब एक ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और यहाँ पर भी होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन है यहाँ तक, टोटल 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क, अब खुद से ट्राई जरूर करना। अब इसके आगे का हम करेंगे पार्ट 2 में कवर। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई है तो अब पार्ट 2 में करेंगे इसको बाकी का। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।